हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 19। इससे पहले ऑलरेडी हमने 18 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोसी नदी के बारे में सत्य है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोसी नदी के बारे में सत्य है। पहला कथन है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बी कथन है, कोसी नदी के दिशा परिवर्तन एवं बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण ही इसे बिहार का शोक कहते हैं। सी कथन है कि कोसी की सहायक नदियां हैं अरुण, दूध कोसी एवं तैमूर आदि। उपर्युक्त में से एक अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। अर्थात यहाँ पे तीनों का तीनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि नेपाल में इसे यानी कि कोसी नदी को सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेपाल में जो कि 7 नदियाँ कौन कौन, इंद्रावती, सन कोसी, तंबा कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और एक तमार है। ठीक है, तमार कोसी कहते हैं उसे वहाँ पे। ठीक है, समृद्ध प्रवाह से निर्मित होती हैं ये सप्तकोसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सातों नदियों का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बताना है बिहार के किस जिले में तेल्हाड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? रोहतास, सासाराम, कैमूर। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, तेल्हाड कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में अवस्थित है। अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी एक दो पॉइंट जो कि नोट करना है आपको। नोट क्या करना है कि इस कुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दुर्गावती जलाशय परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस कुंड से अर्थात जो आपका ये तेल्हाड कुंड है ना, इसी कुंड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दुर्गावती जलाशय परियोजना है। साथ ही ध्यान रखना है कि बिहार में राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड विद्यमान है। यहाँ पे सप्तधारा, सतघरवा, सूर्यकुंड, गोमुख, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड, नानकुंड तथा गोमुख कुंड आदि यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिएगा कि गया में एक अग्निकुंड है और एक ब्रह्मकुंड नामक जलकुंड है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बताना है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कुशेश्वर झील, घोघा झील, कांवर झील या उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में स्थित कांवर झील है। अर्थात इसका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पूछा जाए कि ये किस जिला में स्थित है, तो ये बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है कांवर झील। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे कि नवंबर से दिसंबर माह के मध्य यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। इसकी जैव विविधता को देखते हुए इसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, कुशेश्वर स्थान झील प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल भी है, इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, और बात करें घोघा झील के बारे में, तो ये जो घोघा झील है, घोंघा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं घोंघा भी लिखा हुआ रहता है। तो याद रखिएगा, घोघा झील जो है ये आपका कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। इस झील में पानी की आपूर्ति महानंदा नदी तथा वर्षा जल से होती है। ठीक है, बाकी इन सभी पॉइंटों को यहाँ पे हमने नोट कर दिया है, दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? बताना है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? कटिहार, मुंगेर, जमुई। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये आपका जो जमुई जिला है, तो जमुई जिला के सोनो प्रखंड के अंतर्गत करमटिया का स्थान सोने के भंडार के रूप में मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है। और ये जो करमटिया है, इसे अब यहाँ के लोग अब इसे सोनमटिया कहते हैं, क्योंकि अब सोना मिल रहा है ना यहाँ पे, तो इसका नाम बदल कर कब क्या हो गया है, सोनमटिया।
तो हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। और यहाँ पे एक अनुमान के अनुसार जो गवर्नमेंट का जो अनुमान है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का एक अनुमान है। ठीक है, और अगर ऐसा हो पाता है तो यह देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खदान भी होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। बाकी नोट के रूप में हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखवा दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बताना है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बांका, मुंगेर, भोजपुर, उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार के भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भोजपुर में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, भागलपुर। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, जूट उत्पादन में, ठीक है, जूट के उत्पादन में बिहार राज्य का स्थान भारत में द्वितीय स्थान है, यानी दूसरा स्थान है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। बताना है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला का साक्षरता दर की क्या है। 51.50%, 61.80%, या 71.25%, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार बारे में बात करें तो बिहार में साक्षरता दर कितना है, 61.8% है, अर्थात ओवरऑल 61.8% है। पुरुषों की कितना है, 71.2%। बिहार में साक्षरता दर में दशक वृद्धि कितना हुआ, तो ये 14.8% दर्ज की गई। ठीक है, वहीं बात करें सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन है, तो ये है रोहतास। ठीक है, और पूर्णिया जिला बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। और ठीक है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, मधेपुरा, तथा सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है सहरसा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। सूर्य के कोर का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश मंडल जो है जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका तापमान अगर पूछा जाए आपसे तो 6000 डिग्री से बताना है। वहीं बात करें सूर्य के धब्बों का जो तापमान है वो कितना है, तो वो है 4500 डिग्री सेल्सियस। और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बाकी सूर्य तो जानते ही हैं, सूर्य से पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है ये। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। पृथ्वी की आंतरिक परत जो निफे है, ठीक है, ये निफे जो है बताना है इसके निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, यानी कि किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। निकेल और फेरम, या फिर सिलिका और एल्युमिनियम, या सिलिका और मैग्नीशियम, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पृथ्वी की आंतरिक परत पर निफे के निर्माण में निकेल और फेरस, या फेरम कह सकते हैं, इसे आयरन कहते हैं, की प्रचुरता है। ठीक है, निफे है ना, ये निफे जो है पृथ्वी की 3 परतों में से सबसे ये निचला परत है। ठीक है, बाकी आप लोग को पता होगा कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा और निफे में विभाजित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किस किस में विभाजित किया था एक बार नोट कीजिएगा। एक तो आपका सबसे ऊपर का है सियाल, ठीक है, दूसरा क्या है सीमा, और एक है आपका निफे। ठीक है, और निफे आपका सबसे आंतरिक परत है। ठीक, बाकी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। ये आपका दिख रहा है जो कोर है ना, ये कोर आपका देखें कि कंसिस्ट ऑफ मोस्टली आयरन, निकेल एंड सल्फर। ये जो कोर है ना आपका किससे मिलकर बना हुआ है, आयरन से, निकेल से और सल्फर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको जरूर देखिएगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि सीमा, तो सीमा में यहाँ पे देखेंगे कि जो सीमा है आपका, है ना, ये सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की ये प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता देखने को मिलती है। सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे जैसे कि सियाल है, तो सियाल में देखें एस आई से क्या हो गया, सिलिकॉन, और एल से क्या हो गया, एल्युमिनियम। वहीं सीमा में देखेंगे तो एस आई से क्या हो गया, सिलिकॉन, और एम ए से क्या हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है। निफे में देखेंगे तो एन आई से हो जाएगा आपका निकेल, और एफ ई से हो जाएगा फेरस या फेरम, जिसे कि आयरन कहते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन के कारण ही सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हम पृथ्वी के अंतर गहराई में जाते हैं तो कितना मीटर के बाद 1 सेंटीमीटर माफ़ कीजिएगा 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो ये 32 मीटर का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है इनमें से किसने प्रस्तुत की थी, कोबर, ए होल्म्स, डब्ल्यू एम डेविस, या उपरोक्त में से एक अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है कि विलियम मॉरिस जो है ये डेविस अमेरिका के एक प्रमुख भूगोलवेता थे, ठीक है। कहाँ के थे, अमेरिका के एक प्रमुख भूगोलवेता थे जिन्होंने 1899 ईस्वी में भौगोलिक चक्र की संकल्पना की प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली 60 पवने ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इन पवनों का नाम चालीसा, पचासा एवं 60 दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के नाम पर पड़ा है, ये आपको याद रखना है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग की कमी का होना ऐसी पवनों का तेज गति का कारण बनता है, ठीक है। पवनों को तेज गति होने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, तो याद रखना है स्थल भाग की कमी का होना। अब देखेंगे जब आप पृथ्वी का देखेंगे मैप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध देखेंगे कि स्थल भाग बहुत कम है, ठीक है, या फिर ना के बराबर है, जिसकी वजह से देखेंगे यहाँ पे पवनों की गति क्या होती है, तेज होती है, ठीक है। 3 पवनों को यहाँ पे क्या कहा जाता है, चालीसा, पचासा, 60 कहा जाता है, जो कि दक्षिणी अक्षांश के नामों, दक्षिण अक्षांश के रेखाओं के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं, चाहे जिसे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि 30 से 35, ठीक है, 30 से 35 अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली जो पवन होती हैं इसे व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन या सन्मार्गी पवन कहते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान दीजिएगा कि जिस वायु की दिशा सालों भर एक ही तरफ होती है ना उसे प्रचलित पवन या सनातनी पवन कहते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है सरगैसो सागर एक हिस्सा है, सरगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप चाहे तो मैप पर देख सकते हैं, ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इसी में देखेंगे कि यहाँ पे है सरगैसो सागर, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि इसे सरगैसो नाम क्यों पड़ा है, तो याद रखना है कि यहाँ पे घास पाया जाता है, कौन सा घास, सरगैसम, ठीक है। यहाँ पे सरगैसम घास की अधिकता होती है या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण से इस भाग को सरगैसो सागर कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो सरगैसो घास है ना एक ये समुद्री शैवाल की एक प्रजाति है, ठीक है, समुद्री शैवाल की एक प्रजाति है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है।
डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैकमोहन रेखा तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच 1914 में ये निर्धारित हुआ था। डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, डूरंट रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। डूरंट रेखा का निर्धारण कब हुआ था? इनका निर्धारण हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। ठीक है, जबकि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। बाकी याद रखना है रेड क्लिफ के बारे में। तो ये रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है और भारत विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमांकन आयोग बनाया गया था और उस दिन अलग किया गया था। तो कह सकते हैं ये कि 1947 में ये रेखा बनी थी। ठीक है, 1947 में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, क्या कारण है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है? ऑप्शन दिया हुआ है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती कि जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती हैं, या फिर मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, या फिर यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। यही बात सत्य है। ठीक है, यही सही है। तो ये कथन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख की राजधानी लेह में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये भारत में खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है एक मौसिन राम, जो कि मेघालय में राज्य में स्थित है। यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में बाघ परियोजना, ये बाघ होना चाहिए था, ये बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा कथन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तीसरा कथन है कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन बताना है कि यहाँ पे सही है? तो देखेंगे कि पहला जो कथन है बिल्कुल सही है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी सही है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये भी सही है। वहीं तीसरा कथन लिखा है कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, ये भी कथन सही है। तो तीनों का तीनों कथन सही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी 2 पॉइंट यहाँ देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक बाघ 785 के लमसम में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताना है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, केला, केसर, उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सी कथन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है ये करेवा कहाँ है? तो ये कश्मीर घाटी का झील है, झील का एक निक्षेप है। ठीक है, करेवा जो है ना, ये करेवा मुख्यतः केसर, बादाम, अखरोट, सेब, मेवा की खेती के लिए प्रयोग की जाती हैं। कश्मीर में करेवा का अर्थ होता है ऊपर उठी हुई भूमि। याद रखना है, शायद अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि करेवा का क्या अर्थ है, तो याद रखना है कि कश्मीर में करेवा का अर्थ होता है ऊपर उठी हुई भूमि। ठीक है, और करेवा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये गॉडविन ऑस्टिन ने किया था सबसे पहले। करेवा जो होता है ना, ये अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और बलुआ पत्थर जैसे अन्य तलछट से बना होता है, ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? बताना है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है केरल राज्य में थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। केरल राज्य जो है ये भारत में थोरियम उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी थोरियम और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में थोरियम देखने को मिलता है। ठीक है, थोरियम का एस कौन कौन सा है? तो थोरियम का एस होता है मोनाजाइट, थोरेनाइट
और एक है अल्नाइट। ये 3 का नाम याद रखिएगा। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। ये मोनाजाइट, थोरेनाइट और एक ये है अल्नाइट। ठीक है, हाँ तो और ये भी याद रखिएगा, थोरियम अगर साइंस में हो सकता है पूछा जा सकता है कि थोरियम जो है ये आवर्त सारणी के एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व है। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है, पूरे वर्ल्ड में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है, तो ये है केरल में, जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। बताना है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। नेपानगर, सतना, दुर्गापुर, उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है अखबारी कागज उद्योग नेपानगर में अवस्थित है। नेपानगर है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में, जिला का नाम है बुरहानपुर, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नेपा नगर। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। आसनसोल, झरिया, रानीगंज, उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में प्रथम कोयला खान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोदी गई थी। रानीगंज में कोयला खनन कार्य 1774 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, रानीगंज। ठीक है, बाकी आप लोग जानते होंगे झरिया कहाँ पे है, तो ये झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, जो कि झारखंड में स्थित है झरिया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। जनगणना 2011 के अनुसार बताना है कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। गोंड, भील, कोल या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। कौन सा है, भील है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। भील जनजाति मुख्यतः कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भील जो है ना, ये भील जनजाति के लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह होते हैं और ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। गोंड के बारे में बात करें तो गोंड जनजाति भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करते हैं। ठीक है, और जो गोंड होते हैं वो द्रविड़ परिवार की जनजाति हैं। ठीक है, और इनका जो होता है ना भूत प्रेत से और जादू टोना से बहुत ज़्यादा विश्वास होता है इन लोगों पर, इन चीज़ों पर। किन लोगों को, गोंड जो लोग होते हैं ना, ये तो द्रविड़ परिवार से जनजाति से संबंधित रक्त बिलोंग करते हैं और इनका जो देखते हैं जो विश्वास है वो भूत प्रेत और जादू टोना पर कुछ ज़्यादा ही होता है गोंड लोगों का। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है संथाल जो है ना, ये भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट हमने नोट कर दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आखिरी सवाल है इस टेस्ट का। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है। 94,526 वर्ग किलोमीटर या 94,200 वर्ग किलोमीटर या 94,163 वर्ग किलोमीटर या उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि बिहार कह सकते हैं, बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% धारण करता है या ग्रहण करता है। ठीक है, कितना परसेंट में पूछा जाए तो 2.86% है, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परसेंट में कितना है, ये है परसेंट में 2.86%, भारत के कुल भूमि का हिस्सा है ये। तो जैसे ही पूछें आप आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपका 20 में कितना मार्क्स आया ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।